सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। तो आज हम सोर्सेस पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ के। दो प्रकार के सोर्सेस हैं, एंशिएंट सोर्स और मॉडर्न सोर्स। जैसे हिंदू लॉ के दो सोर्स थे, एंशिएंट पहले पुराना और फिर नया सोर्स, वैसे ही मुस्लिम लॉ के भी दो सोर्स हैं, एंशिएंट एंड मॉडर्न। तो मुस्लिम लॉ को हम इस्लामिक लॉ भी बोलते हैं या शरीयत भी बोलते हैं। तो ये मेनली हमें टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग से मिला। हमें मुस्लिम लॉ का जो मुस्लिम लॉ है, और इंटरप्रिटेशंस की यूरिस्ट ने आगे इंटरप्रिटेशंस की प्रॉफिट मोहम्मद की भी आगे बातों को और इंटरप्रेट किया गया। तो जूरिस्ट ने किया और तैयार किया गया, गवर्न किया गया मैटर्स लाइक मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंसी, गार्डियनशिप एट्सेट्रा। इन मैटर्स को, पर्सनल मैटर्स को और ज़्यादा क्लियरली तरीके से सुलझाने के लिए ये बनाया गया। तो एंशिएंट सोर्स जो है मुस्लिम लॉ, तो एंशिएंट सोर्स जो है मुस्लिम लॉ का, उसमें सबसे पहले जो सोर्स है वो कुरान था। सबसे पहला सोर्स कुरान था। इसकी जैसे डेफिनेशन है कि हॉली बुक थी ये इस्लाम की, एक पवित्र ग्रंथ था ये इस्लाम का। और डायरेक्ट रेवल्यूशन, इसमें बोला गया है कि ये डायरेक्ट जो है रेवल्यूशन है अल्लाह की। अल्लाह ने डायरेक्ट आके जो इसमें बोला हुआ है टू प्रॉफिट मोहम्मद को। प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह ने डायरेक्टली बोला हुआ है इसमें। तो अथॉरिटी इसकी क्या थी कि प्राइमरी एंड सुप्रीम सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। प्राइमरी और सुप्रीम सोर्स था इसमें मुस्लिम लॉ का। और रोल जो है, फंडामेंटल प्रिंसिपल इसमें प्रोवाइड किए गए हैं मैरिज के ऊपर, इनहेरिटेंसी, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्राइम एट्सेट्रा। तो इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल दिए हुए हैं कुरान में। तो कुरान जो है वो हमें मेहर के बारे में बताता है, डॉर जो वाइफ्स को मिलता है। तो ये कुरान में बोला गया है कि वाइफ्स को मेहर मिलेगा, एंड राइट्स ऑफ इनहेरिटेंसी फॉर डॉटर्स। और जो डॉटर्स हैं उनको भी पैदा होते ही विरासत मिलेगी, जो फादर की है वो भी अपना हक जो है ले सकती है। तो बाकी वर्सेस बी की जुलेखा जो है, बीबी जुलेखा, AIR 1923 AII, इसमें कोर्ट ने बोला कि कुरानिक इंजक्शन जो है वो इनहेरिटेंसी के ऊपर है, विरासत के ऊपर है। उनको फैलाना चाहिए, प्रिवेल करना चाहिए वेयर एप्लीकेबल, जहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। कि कुरान में ये जो बात बोली गई है तो ये बहुत अच्छी बात है कि इनहेरिटेंसी जो है लड़कियों को भी मिलेगी और लड़कों को भी मिलेगी बराबर। फिर सेकंड नंबर का सोर्स है इसमें सुन्ना हदीयत, जिसको हम बोलते हैं सुन्ना या हदीयत। तो इसकी डेफिनेशन है कि ये ट्रेडिशंस हैं, ट्रेडिशंस थे प्रॉफिट मोहम्मद के। प्रॉफिट मोहम्मद के ही जो ट्रेडिशंस थे, सेइंग्स थी, प्रॉफिट मोहम्मद ने ही इसमें कहा था, एक्शंस थे उनके और अप्रूवल्स थे प्रॉफिट मोहम्मद के ही। तो एक्सप्लेन किया गया इसमें, और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया इनकी बातों को, और सप्लीमेंट दिए गए कुरान को, और ज़्यादा कुरान को सप्लीमेंट्स मिले इसमें सुन्ना में। तो एग्जाम्पल है जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद की सेइंग थी कि इक्वलिटी इन मैरिज, मैरिज में इक्वलिटी होनी चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट होनी चाहिए, वाइफ्स के साथ फेयर ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बात लिखी थी इसमें। तो टाइप्स जैसे सुन्ना उल कौल, बट प्रॉफिट से, इसका मतलब है कि प्रॉफिट ने क्या कहा। सुन्ना उल फेल, तो बट प्रॉफिट डिड, प्रॉफिट ने क्या किया। सुन्ना उल तकरीर, बट प्रॉफिट अप्रूव साइलेंटली, तो साइलेंटली प्रॉफिट ने क्या अप्रूव किया, क्या अप्रूव किया आगे कि कैसे हमें चलना चाहिए ज़िंदगी में, कैसे कैसे हमें रूल रेगुलेशन जो है बनाने चाहिए। तो केस लॉ है जैसे इसमें शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें 2017 में शायरा बानो का केस जो है, इसमें बोला गया कि कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया ट्रिपल तलाक को। ट्रिपल तलाक को कोर्ट ने ख़त्म किया। नथिंग इट वाज अगेंस्ट कुरान, जो कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट है। उन्होंने बोला प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, तो हर एक के साथ जो है जस्टिस होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस होना चाहिए, कि हर एक को पूरे अधिकार मिलने चाहिए। ये नहीं कि ट्रिपल तलाक बोल दिया है घर में बैठ के तो तलाक हो गया, तो वो लेडी कहाँ जाएगी। तो इज्मा, कंसेंसस ऑफ स्कॉलर्स, तो इज्मा जो है वो भी
स्कॉलर्स की ही कंसेंसस है। तो इसमें डेफिनेशन है कंसेंसस ऑफ लर्न जूरिस्ट। तो पढ़े लिखे जो अच्छे से उन्होंने व्याख्या की जूरिस्ट ने ऑन ए पॉइंट नॉट डायरेक्टली कवर्ड बाय कुरान और सुन्ना। तो कुछ जो पॉइंट जो है कुरान और सुन्ना में रह गए थे, कुछ जो पॉइंट जो है उनको लगता था कि जैसे जो रह गए हैं, जो छूट गए हैं कुरान और सुन्ना में, उनको भी लिखा गया। तो रोल क्या था? प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, कि इसमें और फ्लेक्सिबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इज्मा जो है बनाया गया। कंसेंसस ऑफ स्कॉलर्स ने और अच्छे तरीके से रिफाइन कर करके और ज़्यादा इसमें जो कमियां रह गई थी उनको भी इज्मा में सुधारा गया। तो प्रोहिबिशन ऑफ अडॉप्शन, तो जो अडॉप्शन है उसको जैसे मना था एज इन हिंदू लॉ, बट रिकोगनाइजेशन ऑफ कफाला गार्डियनशिप सिस्टम। तो पहचाना गया इस कफाला को गार्डियनशिप सिस्टम में अक्रॉस थ्रू इज्मा के ज़रिए गार्डियनशिप सिस्टम जो है लाया गया। केस लॉ जो है अब्दुल कादिर सलीमा 1886 AIIHC रिकोगनाइज्ड मुस्लिम मैरिज जो है एज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। मुस्लिम मैरिज जो है एक वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। इंटरप्रिटेशन है डेवलप्ड बाय इज्मा का ही वो इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या की गई है इज्मा के द्वारा ही। ये व्याख्या की गई थी कि जो मुस्लिम मैरिज है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये इज्मा के द्वारा ही रिफाइंड तरीके से अच्छे से समझाया गया था। कुरान और सुन्ना को और रिफाइन करके जो है इसमें लिखा गया था इज्मा में, इस बारे में सिविल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। और क्वेस नंबर चौथा जो हमारे पास मुस्लिम लॉ का सोर्स है वो है क्वेस एनालॉजिकल डिडक्शन। तो विश्लेषण किया गया, डिडक्शन की गई कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर और ज़्यादा और एक्सप्लेन और रिफाइंड किया गया क्यूएस में इजमा से भी और ज़्यादा। कि डेफिनेशन है इसमें एनालॉगी की, अप्लाइंग प्रिंसिपल्स फ्रॉम कुरान सुन्ना टू न्यू प्रॉब्लम्स, कि जो दुनिया में नई नई प्रॉब्लम्स जो है उत्पन्न होती गई, पैदा होती गई, तो उन प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए क्यूएस में और ज़्यादा जो है बताया गया। जैसे कि जब वाइन एक्सटेंडेड होने लगी, प्रोहिबिशन किया गया इसमें वाइन का टू ड्रग्स एंड इंटॉक्सिकेंट बाय क्वेस। तो इसमें इंटॉक्सिकेंट्स जो हैं ड्रग्स वगैरह वाइन वगैरह के बारे में मना किया गया क्यूएस में, और एड ऑन किया इसके बारे में। तो हेल्प करता है ये अडॉप्टिंग लॉ चेंजिंग सिचुएशंस। तो चेंजिंग जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होती गई, ज़माना बदलता गया, वैसे वैसे जो है सोर्स भी जो है उनमें भी चेंजेस आती गई। तो एंशियंट सोर्स में भी जो है चेंजेस जो है आती गई। फिर आया इन स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नारूसा अप्पा माली 1952 सुप्रीम कोर्ट ने नोटेड किया कि मुस्लिम लॉ जो है लाइक हिंदू लॉ इवॉल्व्स थ्रू इंटरप्रिटेशन इंक्लूडिंग क्वेस, कि ये इवॉल्व कर रहा है इंटरप्रिटेशन के जरिए और ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसमें कोर्ट में पता चला कि इसकी भी ज़रूरत है कि चेंजिंग के हिसाब से जो है बढ़ना चाहिए और ज़्यादा इवॉल्व होना चाहिए। तो कस्टम उर्फ और आदत, तो जो कस्टम्स हैं लोगों की आदतें हैं, पुरानी जो लोगों की आदतें बड़े लंबे समय से चलती आ रही हैं, उनकी डेफिनेशन है जैसे कस्टम जो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं मुस्लिम सोसाइटी के द्वारा, जो प्रोवाइडर थे दे डोंट कॉन्ट्राडिक्ट कुरान और सुन्ना, जो कि विपरीत नहीं थे कुरान और सुन्ना के, उन कस्टम्स को जो है लोगों ने माना, जिंदगी में उतारा, तो जिंदगी में उनको लागू भी किया गया, जो कुरान और सुन्ना के खिलाफ नहीं थे। तो टाइप्स क्या थी? लोकल फैमिली ट्रेड रिलेटेड। तो लोकल फैमिली या ट्रेड रिलेटेड जो कस्टम्स थे उनको आगे जो है बढ़ाया गया, चलाया गया।
तो जैसे सम रीजन्स में एग्रीकल्चर लैंड जो इनहेरिटेंसी है, रूल्स आर बेस्ड ऑन लोकल कस्टम्स रादर दैन स्ट्रिक्ट कुरानिक इंजक्शंस। तो रूल जो है बनाए गए सम रीजन्स में, एग्रीकल्चर लैंड जैसे इनहेरिटेंसी लैंड है, किसी को पूर्वजों से मिली हुई है, उसके रूल्स को माना गया बेस्ड ऑन लोकल कस्टम्स के आधार पर रादर दैन स्ट्रिक्ट कुरानिक इंजक्शन। तो इसको इसके विपरीत कुरानिक जो इंजक्शन है, जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे उनको छोड़ते हुए। तो केस लॉ जैसे हमीदुल्लाह वर्सेस अहमदुल्लाह 1916 कस्टम जो है अपहेल्ड किए गए इनहेरिटेंसी के थ्रू। दो कुरान हैज़ जनरल रूल्स, तो कुरान के तो जनरल रूल्स थे उनमें ये बातें नहीं थी। तो इनहेरिटेंसी रूल जो है, फादर से जो विरासत मिलेगी बच्चों को, उसको एक्सेप्ट किया गया इसमें। तो समरी में जैसे हमने पढ़ा, एंशियंट सोर्स में हमने कुरान पढ़ा, सुन्ना हदीयत, इज्मा, क्वेस, कस्टम्स पढ़े। तो मॉडर्न सोर्स है नेक्स्ट हमारे पास, सोर्स है मुस्लिम लॉ के। तो मॉडर्न सोर्स जो है मुस्लिम लॉ के, इसमें लेजिस्लेशन है सबसे पहला सोर्स, कोडिफाइड लॉ। तो जो कोडिफाइड लॉ था रिटन फॉर्म में हमें अच्छे ढंग से जो है मिला था रिटन फॉर्म में। तो कॉलोनियल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टेटस मॉडिफाइड स्टैचूज मॉडिफाइड शरीयत। तो जब कॉलोनियल राज था और आज़ादी के बाद वाले जो स्टैचूज हैं ये मॉडिफाइड तरीके से शरीयत में लिखे गए। इम्पॉर्टेंट एक्ट्स क्या थे इसके कि शरीयत एक्ट 1937 में अप्लाई किया गया मुस्लिम पर्सनल लॉ को टू मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंसी। इसमें डाला गया मैरिज को, डाइवोर्स को, फैमिली के बारे में, इनहेरिटेंसी एट्सेट्रा के बारे में शरीयत में लिखा गया। तो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 कि अगर किसी ने डिसोल्यूशन करना है, मैरिज को डिसॉल्व करना है, तो ग्रांटेड मुस्लिम वुमेन राइट टू डाइवोर्स ऑन ग्राउंड्स लाइक क्रुअल्टी, डिजर्शन। अगर किसी वुमेन के साथ क्रुअल्टी हो रही है, डिजर्शन हो रहा है किसी वुमेन के साथ, तो उसको इसमें बताया गया। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, मेंटेनेंस राइट्स आफ्टर शाह बानो केस। तो शाह बानो का केस जो हुआ था उसमें मेंटेनेंस राइट के बारे में बताया गया, वुमेन्स के राइट्स के बारे में बताया गया। तो ये 1986 में बना शाह बानो के केस के बाद। मुस्लिम वुमेन्स के लिए उनकी राइट्स और उनकी प्रोटेक्शन के लिए ऑन डाइवोर्स, राइट्स ऑन डाइवोर्स पे जो उनको भी जो अधिकार मिलने चाहिए उनके लिए जो बना। तो मुस्लिम वुमेन जो है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 बनाया गया, क्रिमिनलाइज्ड इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। तो जो ट्रिपल तलाक था उसको ठीक करने के लिए तो 2019 में जो मुस्लिम वुमेन के लिए एक्ट बना। तो केस लाज हैं जैसे इसमें शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान 1985, कोर्ट ने बोला इसमें कि ग्रांटेड मेंटेनेंस अंडर CRPC लेड टू 1986 एक्ट। तो उनको मेंटेनेंस तब जो एक्ट नहीं था, मुस्लिम वुमेन का एक्ट नहीं था, तो CRPC जो है क्रिमिनल प्रोसीजर को चलाते हुए इनको मेंटेनेंस जो है मिली थी 1986 एक्ट के द्वारा। डैनियल लतीफ़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया 1986 में एक्ट एक्सपेंडेड इंटरप्रिटेशन टू इंश्योर रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन बियॉन्ड इद्दत पीरियड। तो इसमें इस केस में जो है अपहेल्ड किया गया 1986 में जो केस हुआ था, तो इसको अपहेल्ड किया गया, एक्ट एक्सपेंड किया गया और इसकी व्याख्या की गई, इंश्योर किया गया कि रीजनेबल जो है और फेयर प्रोविज़न होना चाहिए बियॉन्ड इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड जो होता है उसमें रीजनेबल और फेयर प्रोविज़न
सप्लाईज मिलनी चाहिए। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, तो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जो हैं इनमें कोर्ट ने इंटरप्रेट किया एंड हार्मोनाइज मुस्लिम पर्सनल लॉ विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल भी इसमें लागू किया गया मुस्लिम लॉ में। तो एग्जाम्पल है जैसे शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का जो सुप्रीम कोर्ट का केस था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया कि ट्रिपल तलाक जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो देश में जो चाहे हिंदू रह रहे हैं, मुस्लिम्स रह रहे हैं, कोई भी रिलीजन रह रहा है, तो हर एक को कॉन्स्टिट्यूशन जो है बराबर मानना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल जैसे अहमद बीबी वर्सेस अब्दुल समद 1915, तो कोर्ट ने अपहेल्ड किया सर्टेन कस्टम्स कंट्रेरी कुरान शोइंग प्रेसिडेंट रूल, तो प्रेसिडेंट रूल्स बताए इसमें। प्रेसिडेंट रूल जुडिशियल प्रेसिडेंट्स होते हैं जो पुराने फैसले हुए होते हैं, जैसे लेडीज के ऊपर जो पुराना फैसला हुआ था उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ये भी जो है केस को सॉल्व किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए। नंबर थर्ड है इक्विटी जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस, तो मॉडर्न सोर्स जो है नंबर थर्ड मुस्लिम का इक्विटी जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। व्हेन लॉ इज साइलेंट, जब हमारे जो कानून हैं बनाए हुए वो जब साइलेंट हो जाते हैं, वो हमें कोई फैसला देने में असमर्थ हो जाते हैं, तो कोर्ट अप्लाई करते हैं इक्विटी को, बराबर कि हर एक के साथ बराबर एक जैसा फैसला होना चाहिए। तो मुस्लिम लॉ ट्रेडिशनली अलाउड पोलीगैमी बट कोर्ट्स रेगुलेट इट अंडर प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, तो कोर्ट ने इनको प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस में रखा। तो मुस्लिम लॉ का जैसे ट्रेडिशन है कि वो बहुत सारी मैरिज कर सकते थे, तो कोर्ट ने इस चीज़ को भी जो है वो जस्टिस में रखा कि जस्टिस होना चाहिए, लेडीज़ के साथ भी और जेंट्स के साथ भी बराबर जस्टिस होना चाहिए। जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2003 सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इसमें अपहेल्ड किया कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन विद मोर देन 2 चिल्ड्रन फ्रॉम कंटेंसिंग पंचायत इलेक्शन इनडायरेक्टली रेगुलेटेड पॉलीगैमी, इनडायरेक्टली रेगुलेटिंग पॉलीगैमी, तो इसमें अपहेल्ड किया कि पर्सन जो है विद मोर देन 2 चिल्ड्रन, जिनके 2 चिल्ड्रन से ज़्यादा बच्चे हैं, फ्रॉम कंटेंसिंग पंचायत इलेक्शन में इनडायरेक्टली रेगुलेटिंग पॉलीगैमी, वो इनडायरेक्ट तरीके से जो है पॉलीगामी कर सकते हैं, पंचायत में बता के इनडायरेक्ट तरीके से पॉलीगैमी कर सकते हैं और मैरिज कर सकते हैं। तो अपनी मर्जी से ही डायरेक्ट नहीं कर सकते, बता के करेंगे। तो जैसे नेक्स्ट है चौथा रिफॉर्म्स एंड सोशल मूवमेंट, रिफॉर्म एंड सोशल मूवमेंट, तो ये रिफॉर्म होते गए, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया तो वैसे वैसे रिफॉर्म होते गए। तो रिफॉर्म मूवमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स जो हैं इन्होंने इन्फ्लुएंस किया मॉडर्नाइजेशन को, आज के मॉडर्न ज़माने को कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ज़्यादा वो किया, इन्फ्लुएंस किया और रिफॉर्म किए, जो हमारे कानून थे पुराने, जो एंशिएंट सोर्स थे उनको भी रिफॉर्म किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए। तो एग्जाम्पल है जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 डिबेट, आर्टिकल 44 में है यूसीसी, ये भी डिबेट में आया। एग्जाम्पल है जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्रिपल तलाक 2019 आफ्टर स्ट्रॉन्ग वुमेन राइट मूवमेंट, कि वुमेन के राइट्स को और स्ट्रांग बनाने के लिए ये ट्रिपल तलाक का भी केस जो है इसमें भी फैसले सुनाए गए। तो जैसे सबसे पहला सोर्स था लेजिस्लेशन, मॉडर्न सोर्स मुस्लिम लॉ का, फिर प्रेसिडेंट, इक्विटी एंड जस्टिस को देखा जाता है, रिफॉर्म्स और मूवमेंट्स हुए।
अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ही देखते हुए मैक्सिमम जो है फैसले दिए जाते हैं। बाकी भी देखे जाते हैं, एंशियंट सोर्स को भी देखा जाता है, मॉडर्न सोर्स को भी देखा जाता है, बट जो फैसले हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फर्स्ट नंबर पे आज इसको ज़्यादा देख के जो है, कॉन्स्टिट्यूशन भी तो एक प्रकार की एक ग्रंथ ही है, एक होली बुक ही है। तो उसको देखते हुए फैसले जो हैं वो भी किए जाते हैं। एंशियंट सोर्स जो है कुरान, सुन्ना, इजमा, क्वाइस, कस्टम प्रोवाइड रिलीजियस फाउंडेशन। तो ये हमारी रिलीजियस धार्मिक फाउंडेशन थी। जब शुरू में धार्मिक जो फाउंडेशन बनी थी, एंशियंट सोर्स बना था मुस्लिम लॉ का। तो मॉडर्न सोर्स लेजिस्लेचर, जुडिशियल प्रेसिडेंट, इक्विटी रिफॉर्म, तो एडॉप्शन किया था कंटेम्प्रेरी वैल्यूज को, मतलब मॉडर्न वैल्यूज जो आज के मॉडर्न समय की वैल्यू को भी किया था। तो टुडे इंडिया कोर्ट्स जो है रिलाई करते हैं मेनली कॉडिफाइड लॉ को, ज़्यादा इंडिया के कोर्ट जो है आज के टाइम पे मान रहे हैं। और प्रेसिडेंट जो फैसले पुराने हमारे हुए होते हैं कोर्ट्स में, उनको माना जाता है। बट एंशियंट सोर्स स्टिल गाइड इंटरप्रिटेशन। तो एंशियंट सोर्स जो है व्याख्या करने के लिए उनको भी रखा जाता है, ये नहीं कि उनको छोड़ दिया जाता है, उनको भी मद्देनजर रखा जाता है फैसले सुनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।